मैंने जो बताया था तुम लोग को साइंटिफिक रिसर्च के बारे में याद करो। इधर सुने, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में मैंने बताया था कि नॉर्मली रेवेन्यू नेचर के सारे खर्चे जो होते हैं हमारे 100% अलाउड हो जाते हैं। कैपिटल नेचर के खर्चे भी 100% अलाउड होते हैं एक्सेप्ट लैंड। जब हमने आउटसाइड एजेंसी की बात की थी तो याद करो, मैंने ये कहा था नॉर्मल केस में तो वेटेज डिडक्शन 125% होता है। नॉर्मल केस में वेटेज डिडक्शन 125% होता है। 200% इन हाउस रिसर्च में किसी कंपनी को अवेलेबल होता है अगर कंपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो। लेकिन बीच में एक और डिडक्शन आया था 175% एंड 200% एक्स्ट्रा। ये 175% तब दिया गया था जब अप्रूव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और अप्रूव्ड बाई अगर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हो तो 200%। याद आया? पक्की बात है, इसमें तो हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा। और 200% में था IIT, IIM, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाँ या ना, रिसर्च एसोसिएशन एक्सेट्रा। क्लियर है? चलें आगे। आज जो आपके प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन दिया हुआ है जरा ढंग से देखें। प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च पर क्वेश्चन है। मिस्टर क्वेश्चन नंबर 11, Mr. Praveen Kumar has furnished the following particulars relating to payment made towards scientific research for the year ended 31st of March 2014. Payment made to K Research Limited, payment made to L11 College, payment made to OPQ College, payment made to National Laboratory. ओहो, नेशनल लेबोरेटरी तो सोचना ही नहीं है, एग्जैक्ट 200% मिल जाता है। आउटसाइड एजेंसी को अगर नेशनल लेबोरेटरी है तो 200%। बाकी चीज़ों में हम देखेंगे क्या है। मशीनरी परचेज फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च कितना? 100%। ये अगर कंपनी एसएससी है क्या? जरा देखो, प्रवीण कुमार मैंने नाम बोला। जब मैंने प्रवीण कुमार बोला तो यहाँ तो इंडिविजुअल ही होगा, तो जब इंडिविजुअल को 200% का डिडक्शन नहीं मिलता इन हाउस रिसर्च पर, वो केवल कंपनी को अवेलेबल होता है 200 का, तो यहाँ 100% होगा। सैलरी टू रिसर्च स्टाफ इंगेज्ड इन हाउस रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च 100%, दैट्स इट। जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, के रिसर्च लिमिटेड की आ रही है, L11 कॉलेज और OPQ कॉलेज, इनके बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है। के रिसर्च एंड L11 कॉलेज आर अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं तो ये 175 में जाएंगे या 200 में जाएंगे? 175 या 200? 175 या 200? मैं फिर पूछता हूँ, 175 या 200? क्यों 175 क्यों? आंसर दिया हुआ इसलिए, प्रेस्क्राइब्ड होता है तो 200 होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो 175। कहाँ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट? कितना होगा यहाँ? 200%। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या वर्ड लिखा है? के रिसर्च लिमिटेड एंड L11 कॉलेज आर अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड दीज पेमेंट्स आर टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, कंप्यूट द डिडक्शन। जरा देखिए, मैंने जो आप लोग को समरी बनाई थी, ये बनाई थी कुछ, ये डिटेल में मैंने समरी बनवाई थी, और उसमें मैंने साफ साफ लिखवाया था आउटसाइड एजेंसी को अगर नॉर्मल कोर्स है तो 125% वेटेज रिडक्शन मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है तो 175%। अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन या IIT, IIM, यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो वही तो है, तो ये 200% मिलेगा, और इन हाउस रिसर्च होगा तो 200% मिलेगा। दैट्स इट। तो यहाँ कितना डिडक्शन मिलना चाहिए? 200%। कितना मिलना चाहिए? 200। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो ना, क्या दिक्कत है इसमें? सॉल्यूशन, computation of deduction under section 35। percentage of deduction rupees, payment to
के रिसर्च लिमिटेड कितना परसेंट, कितना मिल जाएगा? पेमेंट टू LMN कॉलेज, दोनों अप्रूव्ड हैं तो 200%। कितना डिडक्शन? अच्छा, पेमेंट टू OPQ कॉलेज, कितना डिडक्शन? 125। अप्रूव्ड तो है नहीं, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, ना तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा। कितना मिलेगा? हाँ बताएं, कितना मिलेगा ये डिडक्शन? 125 नॉर्मल डिडक्शन मिलेगा। नॉर्मल वेटेज कितना है ये? 10 के बदले कितना छूट मिलेगा? 12.5। बोलते क्यों नहीं? आउटसाइडर को जब भी दिया जाता है तो नॉर्मल डिडक्शन 125% होती है वेटेज। पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी कितना परसेंट? 200%। 8 के बदले कितना? मशीन इन हाउस रिसर्च नॉट अ कंपनी, जब कंपनी ना हो तो कितना छूट मिलेगा? अपने ऊपर किए गए कोई भी खर्चे 25 से 100% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इन हाउस रिसर्च रेवेन्यू नेचर का है तो भी 100% की डिडक्शन मिलेगी। दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन आता है, सर स्टडी मैट ने तो इसको 175% दिया है, स्टडी मैट ने 175% दिया है, नहीं दिया है? OPQ को नील किया है। बहुत बढ़िया। करना क्या है, ढंग से सुने आप लोग। जब हम के रिसर्च लिमिटेड और LMN कॉलेज की बात करते हैं, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी वर्ड कहीं नहीं लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड कहीं नहीं लिखा है। बोलो ना, बोलो, क्या कहीं क्वेश्चन में प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी लिखा है? केवल लिखा है अप्रूव्ड रिसर्च। हाँ या ना? अगर स्टडी मैट की बात हम करें तो अब मेरे ऑप्शन के ऊपर है, हम मान लें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। हमने क्या माना? प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इंस्टीट्यूट ने क्या माना? सेंट्रल गवर्नमेंट। किनारे कर दें इसको। इसकी बात करते हैं OPQ लिमिटेड की। इंस्टीट्यूट ने किया है, इसको तुम लोग कह रहे हो नील। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही वो भी सही। इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। आउटसाइड एजेंसी को जब भी हम रिसर्च एसोसिएशन के लिए कोई पेमेंट करते हैं तो उसका 125% अलाउड होता है। हाँ या ना? जरा 125 का हम स्टडी मैट से पढ़ते हैं कि क्या डिडक्शन मिलता है 125 पर। मैं स्टडी मैट पढ़ता हूँ, सुनना केवल, कुछ मत करना। A sum equal to 1.25 times of any amount paid to a company to be used for scientific research। कंपनी पहला, फिर आगे दिया है a sum equal to 1.25 times of any amount paid to a research association which has the object the undertaking of research in social science, statistical research or university or college approved by the central government by notification। इंस्टीट्यूट ने ये मान लिया है कि दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड एसोसिएशन, नॉट एन अप्रूव्ड कॉलेज। हम तो मान लेते हैं अप्रूव्ड है ना। हम क्या माने हैं? एजम्पशंस। इधर देखें, एज्यूम, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। बोलो ना, हम लोगों ने क्या माना है? हम लोगों ने क्या माना है? हम लोगों ने क्या माना है? बस ये बेसिक एजम्पशन हम लोगों ने ले लिए, दैट्स इट। कोई दिक्कत है? इंस्टीट्यूट ने इसका उल्टा लिया है, कोई दिक्कत है? दोनों सॉल्यूशन तुम लोग के सामने, जो जिसको समझ में आएगा वो करेगा। टोटल करें, नोट कर लें इसको।
एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक करते हैं, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। $1,80,000 का नेट प्रॉफिट है। ₹30,000 का डेप्रिसिएशन देना बाकी है। ₹1,00,000 का साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस है। $80,000 का कैपिटल नेचर है। कमेंट देना है तुम लोगों को। बताएं क्या करेंगे। मैं करूं? नहीं करेंगे आप लोग? क्या बताएं? ऐसे ही बताएं, कमेंट तो दें। 1,80 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, 1,50 बचा। देखें, नेट प्रॉफिट 1,00,000 माइनस डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस रेवेन्यू 1,00,000 बचा। कितना? कैपिटल नेचर अनएब्जॉर्ब्ड नोट में कैपिटल नेचर साइंटिफिक रिसर्च ₹30,000। क्या दिक्कत है? रेवेन्यू को तो आपको लेस करना ही करना है, वो कभी अनएब्जॉर्ब नहीं होता। रेवेन्यू नेचर के खर्चे 100% डिडक्टेबल होते हैं। रेवेन्यू नेचर के खर्चे 100% डिडक्टेबल होते हैं, वेदर योर बुक शोज द प्रॉफिट और नॉट। चाहे आपका प्रॉफिट शो करे या लॉस शो करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम आती है कैपिटल नेचर के खर्चों का डिडक्शन देते समय। कौन से खर्चों का डिडक्शन देते समय? कैपिटल नेचर के खर्चों का डिडक्शन देते समय प्रॉब्लम आती है। नाउ द कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस कैन बी डिडक्टेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट इफ अवेलेबल है 50,000, देन वी कैन नॉट गेट द डिडक्शन ऑफ ₹80,000। वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ अप टू द लिमिट ऑफ ₹50,000, क्योंकि कैपिटल नेचर का है। दैट इज द बेनिफिट विच इज टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट एज एन अलावेंसेज। दैट इज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट। हाँ, आप अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द अलावेंसेज और द कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। बात समझ में आई? हम अपने कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस के कारण अपने प्रॉफिट को लॉस में कभी भी कन्वर्ट नहीं करते हैं।
अगर वो डिडक्टेबल हो तो। यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट अगर 1.5 मान लो, चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो तो दूसरा क्वेश्चन दें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करें क्या करें? नेट प्रॉफिट लिखेंगे कितना, 1 लाख माइनस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का कितना, पूरा 1,40,000। ढंग से देखें इधर, लॉस कितना आ गया, ड्यू टू डिडक्शन ऑफ योर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस योर प्रॉफिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉस। अब क्लियर हुआ? बट ड्यू टू द अलाउबिलिटी ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आवर प्रॉफिट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू। दोनों में फर्क समझ में आया नहीं आया? तो नेट प्रॉफिट एंड नोट unabsorbed scientific research expenses capital nature is rupees 80,000। नोट करें। और अब आप देखेंगे प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 13, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने ये बता दिया तुम लोग को। हटाएं इसको, क्वेश्चन नंबर 13 देखें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 13 सॉरी, मैं पढ़ता हूँ ढंग से देखेंगे। स्वदेशी लिमिटेड विच फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्या लिखा हुआ है, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अंडरलाइन कर लेंगे। ऑब्टेन्ड लाइसेंस ऑन 1 जून 2012, कब लाइसेंस लिया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 13। डेट ऑफ लाइसेंस कब लिया है, 1 जून 2012। लाइफ है इसकी कितनी, 10 ईयर्स। टोटल लाइसेंस फीस इज 18 लाख। कॉस्ट कितनी है, 18 लाख। पूरे क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि लाइसेंस है किस चीज़ का। अच्छा लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, अंडरलाइन कर ले, अंडरलाइन करने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो याद आया होगा तुम लोग को कौन सा फ़ोन आया है, कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 35 ABB, याद आया? ज़रा देखें तो हमने जो पेमेंट किया है 18 लाख का कुछ इस तरह से किया है। 18 लाख की कॉस्ट को मैंने पेमेंट किया है प्रीवियस ईयर 12-13 में, प्रीवियस ईयर 12-13 में पेड किया है। कितना कितना, 370, बोलो ना, नहीं समझ में आया बात? और 13-14 में पेमेंट किया है कितना, 6,30,000 और नीचे वाला 13-14। अच्छा दोनों तो 13-14 में ही है, तो 11,70,000
बोलो ना। टोटल मैंने 15,40,000 का अभी पेमेंट किया है। 18 लाख का पेमेंट करना था, 15,40 का पेमेंट कर दिया, अभी भी बैलेंस टू बी पेड है। कितना? 2,60,000। जब मैंने ये सेक्शन पढ़ाया था, तुम लोग को याद होगा, मैंने कहा था दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, दिस इज 100% कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, दिस इज द फर्स्ट, दैट वाज द फर्स्ट सेक्शन जब हम लोगों ने देखा था कि कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस भी अलाउड होता है एज अ डिडक्शन। पहला सेक्शन था, एक्सपेंसेस नहीं था, कैपिटल नेचर का था। यहाँ पर तो हम किसी रेवेन्यू नेचर के खर्चों की बात ही नहीं करते। इस सेक्शन में डिडक्शन मिलती है किस नेचर के खर्चों की? केवल और केवल कैपिटल नेचर के खर्चे की बात करता है। तो लाइसेंस की कॉस्ट तो कैपिटल नेचर का, और कहा था कि केवल कैश पेमेंट बेसिस पर ही आपको इसकी छूट मिलेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट दैट वेदर यू आर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम और एक्रूवल सिस्टम। आपको जो भी डिडक्शन मिलेगी वो आपको पेमेंट बेसिस पर मिलेगी। यहाँ पे लाइफ जो बची हुई है, लाइसेंस की लाइफ यहाँ बची हुई है 10 साल, क्योंकि 12-13 में ही मैंने लाइसेंस लिया है। बोलो ना। और यहाँ 1 साल ख़त्म हो गई लाइफ। कितनी साल बची हुई है? 9 साल बची हुई है। तो हमें 12-13 प्रीवियस ईयर में छूट मिलेगी। कितनी? 37,000। और ये 13-14 से पहले नहीं मिलने वाली। 13-14 में आपको मिलेगी, हाँ या ना? 14-15 में आपको मिलेगी। कितने सालों तक? 10 साल तक। 5 साल तक कहाँ से होता है भाई? लाइफ ऑफ द लाइसेंस तक मिलेगा ना छूट। और इसकी 9 साल है, पहले साल तो नहीं मिली, 1,30,000 शायद। बोलो। और दूसरे साल भी कितनी? और 15, 16, 17, 18, 19 कब तक मिलेगी? 21। 10 हो गए। 21, 37। बोलो, अब समझ में आई बात? तो हमें 12-13 में टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी? केवल 37,000। 13-14 में टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,67,000 दोनों मिलाकर, हाँ या ना? ये डिडक्शन आपको मिलती जाएगी। दैट्स इट, दैट वाज द क्वेश्चन। क्या दिक्कत थी इसमें? नहीं बोलो, क्या दिक्कत थी? कहीं सेल तो किया नहीं गया लाइसेंस की? हम लोग आगे बात करें। आगे आंसर नोट करें। इसकी डिडक्शन तब मिलेगी जब पेमेंट करेंगे। अभी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और क्वेश्चन ने कहा है केवल आप लोग 12-13, 13-14 का डिडक्शन बताएं, तो हमको केवल आंसर यहाँ तक देना था। इसके आगे तो हमने केवल तुम लोग को एक्स्ट्रा बता दिया ना, ठीक है ना? हटा रहे।
क्वेश्चन नंबर 25 निकालें। चले। Rao and Jain, a partnership firm consisting of two partners, reports a net profit of rupees 7 lakhs before deduction of the following items. Before deduction of the following items, 7 lakh rupees net profit is shown by the books of accounts of which one firm? Rao and Jain. याद रखना ये पार्टनरशिप फर्म का केस है, और जब भी पार्टनरशिप फर्म का केस आता है और उसका प्रॉफिट दिया रहता है, तुरंत एक सेक्शन दिमाग में चले जाना चाहिए 40 स्मॉल बी। याद आया? नहीं, जिसमें हम लोग पार्टनर्स को रिमनरेशन देने की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बुक प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ द बुक प्रॉफिट। 7 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे लिखता है कि सैलरी हमें देनी है, अभी देनी बाकी है, यानी इसमें से लेस होना बाकी है 20,000 रुपये पर मंथ। 2 वर्किंग पार्टनर्स हैं। कितने वर्किंग पार्टनर्स हैं? और याद हो तो मैंने तुम लोग को कुछ बताया था, मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूं, पहले उसको समराइज कर देता हूं सेक्शन को। सेक्शन 40 स्मॉल भी मैंने बताया था कि पार्टनर्स को रिमनरेशन देने की बात होती है, अलाउबिलिटी ऑफ रिमनरेशन टू द पार्टनर्स। और मैंने कहा था कितने आश्चर्य की बात है, ये सेंटेंस मैंने यूज़ किया था कि वी आर जस्ट गोइंग टू पे द अमाउंट टू द पार्टनर्स एज अ सैलरी, बोनस, कमीशन, बट दोज अमाउंट्स आर डिडक्टेबल वाइल यू आर जस्ट गोइंग टू कंप्यूट द अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सोचो उन अमाउंट्स का भी डिडक्शन मिल रहा है जो पार्टनर्स अपने घर में खाने पीने के लिए ले जा रहे हैं। याद आया? बताया था नहीं बताया था? 2 पार्ट में तोड़ा था पूरा रिमनरेशन। पहला इंटरेस्ट अलग कर लो और रिमनरेशन अलग करो, इंटरेस्ट अलग करो, रिमनरेशन अलग करो। याद होगा इंटरेस्ट को मैंने कहा था कितना छूट मिलता है? केवल 12% तक की डिडक्शन मिलती है, उसके ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलती। केवल 12% तक का डिडक्शन मिलता है, उसके ऊपर का डिडक्शन नहीं मिलता। किनारे हो गया। पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो, दोनों को डिडक्शन मिलता है, दोनों को दिए जाने वाले इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी हमेशा वही अलाउ होती है जो केवल और केवल वर्किंग पार्टनर्स को दी जाती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बाकी सैलरी, बोनस, कमीशन, अदर रिमनरेशन, याद होगा मैंने सब एक ही जगह लिखवाया था और मैंने कहा था कि इनकी अलाउबिलिटी डिपेंड करती है बुक प्रॉफिट पर। इंटरेस्ट की अलाउबिलिटी नॉट डिपेंड्स अपॉन द बुक प्रॉफिट, बट यस अदर सम्स आर वेरी मच डिपेंड अपॉन द बुक प्रॉफिट। तो हमने जो सैलरी, बोनस, कमीशन या अदर केस में जो आ गए थे उसमें बुक प्रॉफिट पर डिपेंडेंसी होती है। इंटरेस्ट 12% तक अलाउ होता है, याद आया होगा। इंटरेस्ट का केस हो या सैलरी का केस हो, कभी भी ये पार्टनरशिप डीड के पहले का केस नहीं होना चाहिए। जिस दिन से पार्टनरशिप डीड बनी है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। डीड आज बन रही है और हम कहें 4 साल पहले से अलाउड है ना, आज डीड बन रही है तो अलाउबिलिटी भी आज से होगी। बोलो, पक्की बात है ना? अंतर समझ में आया? चाहे वो सैलरी का केस हो चाहे वो इंटरेस्ट का केस हो, दोनों केसेस में। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। और बुक प्रॉफिट मैंने बताया था, जितना भी बुक प्रॉफिट आएगा शुरू के 3 लाख रुपए अलग कर लो, 3 लाख या लॉस जो भी हो, पहले 3 लाख को अलग कर लो 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर। और दूसरा बताया था रेस्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट, वो मैक्सिमम अलाउबिलिटी होती है। ये क्वेश्चन उसी पर ही बेस्ड है। लिखा हुआ है सैलरी ऑफ 20,000 ईच पर पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, 2 वर्किंग पार्टनर को दिया गया है 20,000 पर मंथ के हिसाब से, 2 पार्टनर्स को यानी 40,000। हाँ या ना? डेप्रिसिएशन अभी देना बाकी है कितना? 1,50,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 15% पर एनम के हिसाब से, और कैपिटल जानते हो कितनी है? 5 लाख रुपए। बस ना? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम अलाउबिलिटी पता करनी है। सबसे पहले आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? बुक प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट
मैंने कहा था सेम वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे पीजीबीपी को सेक्शन 28 टू 43D के डिडक्शन देते हो, सारे डिडक्शन दे दो, इंटरेस्ट को 12% तक घटा दो और कोई भी सैलरी बोनस मत घटाना। याद आया होगा, बन जाता है हमारा बुक प्रॉफिट। तो हम लोग इसमें से डेप्रिसिएशन तो घटाएंगे क्योंकि वो बिजनेस से ताल्लुक़ रखता है। कितना गया? इसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे, कितना? 12% के हिसाब से 1,20,000 हो जाएगा। एक पार्टनर का 60,000 तो दो पार्टनर का कितना? नहीं है? अरे इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग? ये क्या आ गया मेरा बुक प्रॉफिट? पार्टनर्स को कुछ भी दिए हुए सैलरी बोनस रिमनरेशन के नाम से इंटरेस्ट केवल 12% तक का घटा करके बता दोगे बुक प्रॉफिट कितना है। कितना आया? 270, 3, 4, 30। ये बुक प्रॉफिट आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम अलाउबिलिटी ऑफ रिमनरेशन। क्या कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम अलाउबिलिटी ऑफ व्हाट? रिमनरेशन ऑन फर्स्ट ₹3 लाख। 90% बताओ कितना होता है? 90% या 1.5 लाख, जो दोनों में से अधिक हो। जो दोनों में से अधिक हो तो हायर हो जाएगा 2,70,000। नहीं समझ में आई बात? रेस्ट बुक प्रॉफिट कितना बचा? रेस्ट बुक प्रॉफिट 1 लाख, तो 60% कितना आ जाएगा? 78,000। टोटल 3,48,000। मैक्सिमम अलाउेबल रिमनरेशन। क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ गई। हम लोगों ने रिमनरेशन दिया कितना है जरा देखो। रिमनरेशन टू पार्टनर्स, एक्चुअल की बात कर रहे हैं। कौन दो पार्टनर्स हैं? नाम दिया है? नहीं, चलो राव एंड जैन। सैलरी कितनी कितनी दी हुई है? 20-20 हज़ार, तो 2,40,000 इसको और 2,40,000 इसको। इंटरेस्ट तो 3% से डिसअलाउ हमने कर ही दिया है। 12% अलाउ करने का मतलब 3% वैसे ही डिसअलाउ कर दिया, उसकी तो बात ही मत करो। हमने 480 दिया है। कसम है तुम लोग को, सच सच बताना, जब हम लॉ के हिसाब से 348 अलाउ कर सकते हैं तो 480 कैसे छूट पालोगे? तुम लोग को मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 348। 480 नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी? 348। लेकिन अगर ये 490 होता तो, ये अगर 490 होता तो छूट कितनी मिलती? पूरी की पूरी 480 मिल जाती। अब क्लियर है? समझ में आई बात? नोट कर लें, नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 29 देखें। राममूर्ति हैड, बात नहीं, 4 हैवी व्हीकल्स। अच्छा, जब व्हीकल की बात होगी तो सेक्शन याद आएगा 44 AD 44 AE, प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो टैक्सेशन लगाया जाता है। यहाँ कौन सा सेक्शन लगेगा, AD या AE? AE। राममूर्ति हैड 4 हैवी गुड्स व्हीकल एज ऑन 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 को 4 हैवी व्हीकल थे। He acquired 7 heavy goods vehicle on 27 जून 2013। 27 जून 2013 को 7 और खरीद लिए। उसने 31 मई 2013 को 2 सेल कर दिए। ये ओपनिंग था, ये परचेज था और ये सेल है। He has brought forward business loss of rupees 50,000। brought forward loss है कितने का, 50,000 रुपए का। वो भी असेसमेंट ईयर, बात ना करो भाई, 10-11, और वो बिजनेस बंद हो चुका है। बताओ कैलकुलेशन कैसे होगा। कैलकुलेशन कैसे होगा जरा ढंग से देखें। एक सेंटेंस दिया हुआ है, पहले नोट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। द एसएससी इज एलिजिबल फॉर computing the income from goods carriages applying the presumptive provision since he did not own more than 10 goods carriages at any time during the previous year। क्या उसके पास किसी भी समय 10 से अधिक व्हीकल थे? अरे 7 4 11 में से 2 गया, कितने बचे? 11 तो थे ना एक बार। अरे एक बार 11 हुए कि नहीं? 7 और 4 कितने होते हैं? नहीं थे। अगर यही केस, ये डेट यहाँ से यहाँ, ये डेट यहाँ से यहाँ कर दो तो सेक्शन 44 AE अप्लाई नहीं होगा। साल में किसी भी टाइम पर 10 से अधिक व्हीकल ना हो। इसके पास 1 अप्रैल में तो 4 थे, मई में बेच दिए 2, तो अब मई में कितने बचे? 2 और 7 9। अब समझ में आई बात? 10 से अधिक तो कभी थे ही नहीं उसके पास, इसीलिए सेक्शन 44 AE अप्लाई होगा। इसीलिए सेक्शन 44 AE अप्लाई होगा। और कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्यूशन जरा देखें। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 44 AE। उसके पास 4 व्हीकल थे, 2 व्हीकल तो साल भर चले, चले नहीं चले उससे कोई लेना देना नहीं, और 2 व्हीकल उसके पास केवल अप्रैल और मई 2 महीने तक थे। हाँ या ना? 2 हैवी व्हीकल्स 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक। 2 इंटू 5000 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 1,20,000। बोलो ना, साल भर का। और 2 हैवी व्हीकल 1 अप्रैल 2013 से कब तक थे उसके पास? तो 2 व्हीकल थे 5,000 के हिसाब से 2 महीने तक 20,000। बोलो। फिर 27 जून को उसने व्हीकल खरीदा। कब खरीदा? कितने? 7 व्हीकल।
कब से कैलकुलेट करोगे, जून से या जुलाई से? कब से कैलकुलेट करोगे? अरे 27 जून को खरीदा है, पार्ट ऑफ द मंथ वुड बी ट्रीटेड एज फुल मंथ। अगर ये एक दिन भी बचा होता तो हम पूरा एक महीना मान लेते, पक्की बात है। तो जून से लेकर 1 जून से लेकर 31 मार्च 2014, कितने? अप्रैल में 2 महीना हटा दो, 10 महीना। 7 गाड़ियाँ 5,000 के हिसाब से हैवी है 10 महीनों तक, 3,50,000। टोटल इनकम कितनी आ गई? 4,90,000, पक्की बात है। अच्छा, अब इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, चूंकि तुम लोगों ने अभी चैप्टर वो पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस भले ही डिसकंटिन्यू हो जाए, आई विल बी एलिजिबल टू गेट द डिडक्शन ऑफ दैट लॉस। 8 सालों तक आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने सालों तक? तो अभी तो ये 10-11 का लॉस है। हम किस असेसमेंट ईयर में हैं? 13-14। किस असेसमेंट ईयर में हैं? 14-15, सॉरी 14-15 में हैं। अभी तो इसको ख़त्म हुए 10-11 के बाद 8 साल और जोड़ो, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, दिस इज़ द 4th ईयर। हम छूट ले सकते हैं, हाँ या ना? माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। क्यों? क्या ऐसे आएगा? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? 50,000। कितना बचा? 4 लाख टैक्सेबल इनकम। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 30। Mr. Praveen engaged in retail trade, reports a turnover 58,50,000। टर्नओवर कितना बताया उसने? 58,50,000। इधर देखें, फॉर द ईयर 13-14 प्रीवियस ईयर, हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कैलकुलेटेड 2,90,000।
उसने अपना नेट प्रॉफिट कितना शो किया है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। आगे चले। रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर प्रवीण। इफ इज मिस्टर प्रवीण एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 AD और नॉट। क्या मिस्टर प्रवीण को प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स देने का राइट है या नहीं है। उसकी सेल 100 लाख से कम है, उसकी सेल 100 लाख से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो ये सेक्शन 44 AD में जा सकता है, जा सकता है। इफ मिस्टर प्रवीण opts section 44 AD, then net income 58,50,000 का 8% कितना आ जाएगा, 4,68,000। हाँ या ना, पक्की बात है। प्रॉफिट एज पर बुक्स ₹2,90,000। इफ मिस्टर प्रवीण डू नॉट want to go for section what 44 AD, then he has to maintain what books of account as well get टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, हाँ या ना, फ्रॉम अ CA। दैट्स इट, पक्की बात है। आगे देखें क्या लिखा है, क्वेश्चन में कुछ पूछा है क्या। डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर प्रिजम्पटिव प्रोविजंस, बताई दिया 4,68,000। इफ सो in case Mr. Praveen does not opt for presumptive taxation of income from retail trade, what are the obligation, बता दिया। what is the due date of filing of return in both of these two cases, नहीं मालूम तुम लोग को, वो सेक्शन 139 में तुम लोग पढ़ोगे, लेकिन हाँ इतना जान लो कि जो भी ऑडिट केसेस होते हैं, नॉर्मल एक दिमाग में फंडा यूज कर लो, रिटर्न की डेट होती है 30 सितंबर, और नॉन ऑडिट केसेस जो होते हैं उनके रिटर्न की डेट होती है 31 जुलाई। तो फर्स्ट केस में उसको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी रिटर्न की डेट क्या आ जाएगी, और इस केस में ऑडिट कराने की ज़रूरत है तो रिटर्न की डेट क्या आ जाएगी, 30 सितंबर। इतना याद रखना, नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 31 देखें। मिस्टर सुखविंदर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग गुड्स कैरिजेस, वही व्हीकल वाला, सेक्शन 44 AE। ऑन 1 अप्रैल 2013 ही ओन्स 10 ट्रक्स। अच्छा, 1 अप्रैल 2013 को उसके पास कितनी ट्रक्स हैं? जिसमें से कुछ हैवी हैं 6, और लाइट ट्रक्स कितनी हैं? अब बोझ मत ले लेना ट्रक को हाथ में उठा करके कि ये हल्की और ये भारी है। ऑन 2 मई 2013 ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल। 2 मई 2013 को एक सेल कर दिया हैवी, एंड परचेज अ लाइट गुड्स व्हीकल ऑन 6 मई। 6 मई को एक परचेज कर लिया, बोलो ना। द न्यू व्हीकल कुड हावर बी पुट टू यूज ओनली ऑन 15 जून, और ये पुट टू यूज है बोलो 15 जून से। कैलकुलेट द इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर फॉर असेसमेंट ईयर 14-15 टेकिंग द फॉलोइंग डेटा। फ्रेट चार्जेस कलेक्टेड, टोटल कलेक्शन उसको मिला है 8,70,000, और उसने खर्चा दिखाया है 625 और 185, और एक्सपेंसेस 15,000, यानी टोटल नेट प्रॉफिट 45,000, और अदर बिजनेस की इनकम है 70,000। बोलो, नॉन बिजनेस इनकम, अदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इनकम 70,000। हम यहाँ अदर बिजनेस या नॉन बिजनेस इनकम की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ केवल इस गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के इनकम की बात कर रहे हैं फिलहाल। क्या करें? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। सुन लो, अगर वो सेक्शन 44 AE में जाता है तो क्या होगा, और नॉट टू ऑप्ट सेक्शन 44 AE तो क्या होगा? चले, छह में से एक बेच दिया, 5 तो साल भर रही होंगी गाड़ियां। हैवी व्हीकल 5 गाड़ियां हैं, 5,000 के हिसाब से साल भर कितना? 3 लाख। बोलते क्यों नहीं? यही आएगा, कोई दिक्कत है इसमें? एक गाड़ी उसके पास अप्रैल और मई 2 महीनों के लिए थी, एक गाड़ी 5,000 के हिसाब से 2 महीने के लिए 10,000। मैंने इसका ट्रीटमेंट खत्म कर दिया। 4 लाइट व्हीकल हैं पहले से, 4,500 के हिसाब से साल भर का 52, 2,16,000। और एक लाइट व्हीकल और खरीदा है इसने, अप्रैल छोड़ दो 11 महीने के लिए, 59,500। बताओ टोटल कितना आया? 5,70,500। जरा देखो तो आश्चर्य होगा कि अगर हम सेक्शन 44 AE को फॉलो करेंगे तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी इनकम, नेट प्रॉफिट टू बी रिपोर्टेड, हाँ या ना? ये हमको रिपोर्ट करनी पड़ेगी अगर हम ये फॉलो करेंगे। अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, दिया हुआ है 45,000 रुपये अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो। बोलो ना। प्लस अदर इनकम्स कितनी हैं? कितनी हैं? 70,000, और यहाँ पर भी 70,000। टोटल इनकम उसको कितनी दिखानी पड़ेगी? 6,45,000
और यहाँ पर दिखानी पड़ेगी 1,15,000। तुम लोग बताओ, कसम है, कहाँ जाना चाहोगे? शुड गो विथ, लेकिन इसके साथ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, और लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करता है, और दूसरा टैक्स ऑडिट करवाने की। हाँ या ना? नहीं समझ में आई बात? उसकी इच्छा जहाँ जाना चाहे, अगर उसको मन कर रहा है इस पर टैक्स देने का, वो उसकी इच्छा है, गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर रही। लेकिन यहाँ जाना चाहता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट रखना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। दैट्स इट। नोट करें।